अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी बंदी। स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे और उसके साथ साथ दीगर कारोबारी सूरत हाल और फिर मईशत की बात करेंगे। आज स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की भी बात करके देखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान भर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म की क्या सूरत हाल रही, कोरोना वबा से निकलने के बाद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है, सी पैक से जुड़े जो मामलात हैं वो कितनी तेज़ी से वहाँ पर काम कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अपने नौजवानों को कितना मौका मिल रहा है वहाँ पर सी पैक में काम करने का। एजुकेशन के मसाइल और फिर कारोबार के मसाइल हैं, कुछ इस पर भी बात करके देखेंगे। वहाँ पर इलेक्शन भी होने वाला है, उस इलेक्शन के बाद की क्या सूरत हाल होगी इस पर भी, और FPCCI के हवाले से भी कुछ बात करेंगे कि FPCCI बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या कुछ कर रही है। स्टॉक मार्केट, दीगर कराची की सूरत हाल, कराची का बिजनेस, करोड़ों रुपया कराची में ज़ाया हुआ लोगों का बारिश के पानी से, उसके बाद की सूरत हाल, क्या कुछ किया जा सका है, क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात होगी। एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है, उनके साथ कुर्बान अली साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक नायब सदर हैं FPCCI, और शाहिद इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, एहसन साहब से मेरा ख्याल रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। कुर्बान साहब, सर हम हमेशा पाकिस्तान भर की बिज़नेस की बात करते हैं, ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त किस तरह से बिज़नेस को देख रहे हैं और कोरोना वबा में कितनी मुश्किलात आई लोगों के लिए, वहाँ के कारोबार से क्या कारोबार हैं जिनसे लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से आपने हमें मदऊ किया। मैं सच TV का मशकूर हूँ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि एक दूर दराज इलाका है। वहाँ जहाँ जैसा कराची की तरह या लाहौर की तरह या दूसरे शहरों की तरह नहीं है, वहाँ कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। वहाँ के लोकल लोग टूरिज़म के ऊपर वाबस्तगी रखते हैं, उसके अलावा चाइना बिज़नेस ट्रेड के ऊपर हमारा। तो कोविड के बाद, मार्च के बाद बहुत ज़्यादा कारोबारी हजरात को मसाइल हुआ और हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, हमने मिल के कोशिश की कि इस मसाइल को हल करें। चाइना के साथ बॉर्डर का ओपनिंग के ऊपर हमने काफ़ी फेडरेशन के थ्रू, फेडरेशन के प्रेसिडेंट मियां अंजुम निसार साहब ने भी इसके ऊपर, इन्होंने खासी हद तक वज़ीर आज़म साहब तक हमने और जनाब रज़ाक दाऊद साहब से भी हमने रब्ते किए। तो कोई 5 कंटेनर आए, उसके बाद अभी तक ये बॉर्डर मुकम्मल नहीं खुला। और रही टूरिज़म की बात, आपने टूरिज़म मुकम्मल इस दफ़ा यकीन था कि बहुत अच्छा टूरिज़म होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वीज़ा के ऊपर जो पॉलिसी दी थी, जो पूरा दुनिया से लोगों को वीज़ा के ऊपर आज़ादी दी थी, उसके ऊपर बड़े तवक्कुआत थे। तो ये कोविड के वजह से हमारी तमाम बिज़नेस टूरिज़म का था मुकम्मल उसका नुकसान हुआ। और काफ़ी नौजवानों ने कोशिश की थी कि कोई रेस्टोरेंट बना के, कोई किसी ने ट्रैवल एजेंसी, किसी ने अपनी जनाब गाड़ियाँ खरीदी थी। लोग इसके ऊपर यकीन रखते हैं, ज़्यादा वाबस्तगी टूरिज़म के ऊपर और चाइना ट्रेड के ऊपर है हमारा। ठीक है कुर्बान साहब, और 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आज हमने बात भी करनी है। फिर वहाँ पर टूरिज़्म से हटकर नौजवान क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब के लिए क्या मौके गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है जो नहीं कर पाई पिछली गवर्नमेंट जो वहाँ पर मौजूद रही, उसने क्या किया, इन चीज़ों पर भी बात करते हैं। एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और शाहिद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एहसन साहब, सर बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों को बड़ा मुबारक हो। 15 साल की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दे दी गई है, बेहतरीन परफॉर्मिंग है सर, 42+ हो रही है स्टॉक मार्केट और शेयर प्राइसेस और सारी चीज़ें, कैपिटलाइजेशन बेहतर हो रहा है सर। जी बिल्कुल, कि ये जो मामलात हैं ये हमने देखी कि पॉलिसी रेट का जो कट था और फिर अब जब कट के बाद जब CPI 9.3 से 8.2 की आई है जो मंथ ऑफ अगस्त की है, बिलीव के अनएक्सपेक्टेड थी। इन्फ्लेशन हो गई है, इन्फ्लेशन कम भी है, अब जाहिर है तवक्कुआत थी कि जाहिर है इन्फ्लेशन अगर 9.3 पर जाती तो पॉलिसी रेट के अंदर भी इंक्रीज आता। पॉलिसी रेट अब अफर्मेशन नजर आ रही है, SBP पॉलिसी जो है वो कैरी होते हुए नजर आ रही है। और आई थिंक कि इन्वेस्टर सभी बुलिश हैं कि अगर पॉलिसी कंटिन्यू होती है तो 7% पर रेट बरकरार रह सकते हैं। अगर 7% पे रेट बरकरार रहते हैं तो मार्केट के अंदर जो है 50% के जो पॉलिसी रेट के अंदर कट हुआ और फिर हमने देखा 28,000 से मार्केट 50% बढ़ गई। और अब देख रहे हैं कि हम जो है वो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर जो है वो तेजी इस वजह से आ रही है कि कोविड के जो माह थे उनके अंदर यूटिलाइजेशन नहीं हुई, ऑयल सेल इतनी नहीं हुई,
अब कल डेटा जो है हमने ऑयल सेल का देखा, 25% से ज्यादा ऑयल सेल के अंदर जो है 21% ग्रोथ देखी गई, 25% फर्टिलाइजर सेल में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखी गई। और फिर जाहिर है डेटा जब इम्प्रूव होता है अक्रॉस द बोर्ड होता है, सीमेंट सेल जाहिर है उसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखी, फर्टिलाइजर सेल अब इम्प्रूव हो रहा है। ऑयल प्राइसेस हमने देखा कि $20 से $46 की तरफ जो है ब्रेंट क्रूड गया। तो बहुत सारे फंडामेंटली मार्केट के अंदर रीजंस बन गए कि मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म करती, और मार्केट ने जो है वो 28,000 से 42,000 की रैली थी। और वो उसके अंदर हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी जो है वो आउट परफॉर्म किया। अगस्त का महीना यूएस स्टॉक्स के लिए सिंस 1986 जो है वो बेहतरीन महीना साबित हुआ। पाकिस्तान मार्केट के लिए 15 साल से जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो इस माह में दिखी गई। पाकिस्तान एशियन बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, इंटरनेशनल बेस्ट टॉप 4 मार्केट्स के अंदर जो है वो शमूल हासिल कर गई। और आई थिंक इसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तमाम रेगुलेटर्स की एफर्ट्स रही। स्टेट बैंक ने जो है वो मराहते दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, एलोकेशन की फार्मर्स के लिए, एसएमईज के लिए। फिर हमने पॉलिसी रेट कट के अंदर देखा, फिर हमने गवर्नमेंट लेवल पर देखा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो कैपिटल गेन की मराहत दी गई। और फिर जाहिर है नो क्वेश्चन आस्क्ड की बेसिस पर अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट के सेक्शन को जो है उसको दिसंबर 31 तक जो है वो मुंजमद करते हुए जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की तरफ लाए। अब हमने देखा कि कल से जो है वो खबरें हैं डेट रिलीफ की, जापान की तरफ से अगर डेट रिलीफ आ जाता है। और जाहिर है फिर हमने जो है जो मामला देखे कि ये अक्रॉस द बोर्ड जो है लोकल लेवल पर कंस्ट्रक्शन की तरफ जो मराहतें दी जा रही हैं उसमें सीमेंट की खपत, स्टील की खपत, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो मराहतें दी हैं। लेकिन इन्हीं सिचुएशन को देखते हुए हमने नेगेटिव साइड भी देखनी है कि सर्कुलर डेट जो है वो 538 बिलियन रुपए से जो एक माह के अंदर बढ़ चुका है। और जाहिर है इस वक्त करेक्शन इसी वजह से मार्केट में देखी जा रही है कि ग्लोबल मार्केट अब दोबारा से जो है वो प्रेशर जो है उसमें आ चुका है। ऑयल प्राइसेस थोड़ी बहुत गिर रही हैं और पाकिस्तान मार्केट के अंदर जो पावर सेक्टर के जो मामला थे जिसके अंदर आईपीपीज की जो प्राइसिंग है उस पर बहुत सारे खदशात हैं कि जो उसकी फिक्सिंग जो है किस तरह से होगी। फिर के इलेक्ट्रिक के मामला हैं कि इसके ऊपर जो है वो किस तरह की पेनल्टीज और इसकी रेशनलाइजेशन कैसे होनी है। आगे जो है इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट है होपफुली कल इसमें कराची के को लेकर कोई पैकेज अगर आ जाता है तो बहरहाल सीमेंट सेक्टर में इस वक्त हम तेजी देख रहे हैं, स्टील में देख रहे हैं कि पैकेज जो है वो दोबारा से जो है वो मार्केट की जो है वो स्ट्रॉन्ग रैली का बाइस बन सकता है। फिर 50,000 इंडेक्स जो है दोबारा देखी जा सकती है। लास्ट 6 मंथ में 50% परफॉर्मेंस इंक्रीज हमने देखा इस इंडेक्स के अंदर। आगे जो आने वाले मंथ हैं वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के पैकेज अनाउंसमेंट जो है उसमें एक मेजर रोल होगा। किस तरह से प्राइम मिनिस्टर किन किन सेक्टर्स की तरफ जो है फोकस देते हैं, सर्कुलर रेलवे किस तरह से चलता है और सर्कुलर डेट का मामला जो है किस तरह से रिजॉल्व होता है। इस वक्त एडीबी के जो अगर हम देखें तो वो हमने देखा $200 मिलियन जो है उसके रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं वो इशू हो रहे हैं। इसके रुपी जो है हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रांग हो रहा है। इसमें भी जो है वो हम देखेंगे तो स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर जो है वो तेजी देखी गई है क्योंकि रुपी की जो है स्ट्रांग रिकवरी अगेंस्ट डॉलर जो है पिछले 4-5 दिनों से देखी जा रही थी। 5 रुपए से ज्यादा जो है रुपया बढ़ गया था। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो मार्केट को इस वक्त जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पैकेज की तरफ सबकी आईज हैं। जितने बेहतर जो है वो पैकेज जो है वो अनाउंस होगा वैसे इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में देखा जाए। ठीक हो गया। मैं बहुत आपने बड़ी डिटेल सारी चीज़ों का अहाता किया है। शाहिद साहब, स्टॉक मार्केट यकीनी तौर पर बहुत छोटे हवाले से इकोनॉमी पर रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? जो बातें स्टॉक मार्केट के हवाले से बेहतर हो रही हैं, क्या आप बिजनेस की सूरत हाल भी ऐसे ही देख रहे हैं? फिर ये बारिशों के बाद ज़रा कराची भर की भी सूरत हाल हमें बता दें। लाखों करोड़ों का सामान लोगों का पानी की नजर हो गया है। बिस्मिल्लाह, आपने बिल्कुल, मैं ये इस आपकी बात को करता कि हमारे स्टॉक में बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया है और इसकी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है, और मेहनती साहब इसको इंडोर्स करेंगे, कि जो हमारा सर्कुलर जो हमारा डिस्काउंट रेट जो रिड्यूस हुआ, जो 13% से हम 7-8% पर आए हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है हमारे कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और जो अब नेक्स्ट जो पॉलिसीज जो कल हमारे यहाँ कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई अच्छा पैकेज, कराची पैकेज लेकर आएंगे, तो उससे हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा
कराची की इंडस्ट्री के ऊपर। आपने जो बात की कराची की आफ्टर कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी ने थोड़ा सा रिवाइव किया है, थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड चला है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली कराची की जो इस वक्त हालिया बारिश जो थी उसके अंदर आप बिलीव करें कि नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट, इसके अंदर ट्रेडर्स, इसके अंदर जितने शॉपकीपर्स हैं, जिनके भी बेसमेंट्स में जिनके स्टोरेज थे, बहुत बैडली अफेक्ट हुए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त कारोबारी तबके का टोटल स्टैंड स्टिल हो गया है। इस वक्त भी ये हाल है कि कराची के कुछ एरियाज में, कमर्शियल एरियाज में आज भी पानी मौजूद है। आज भी वहां पर, आज 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए हैं, आज भी वहां पर लाइट नहीं है। इंडस्ट्री पर बिल्कुल पानी बारिश की वजह से अफेक्ट आया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो कराची हमारे पास आ रहे हैं, कोई ऐसा पैकेज दें जिस तरह हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक पैकेज दिया है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, तेजी आ रही है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अ मदर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। अराउंड 52 इंडस्ट्रीज होती। इसी तरह मैं समझता हूँ नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप दूसरी इंजीनियरिंग साइड पर जाएं, आप आईटी साइड पर जाएं, आप डिफरेंट, सबको ये पैकेज की इस वक्त जरूरत है आफ्टर द कोविड। आप टैक्सेशन में इंसेंटिव्स दें और स्पेशली इस वक्त मैं कराची की इंडस्ट्री, कराची की ट्रेडर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान साहब से कि ड्यू टू दिस कोविड एंड ड्यू टू दिस हालिया बारिश, इसके अंदर हमें कोई टैक्सेशन के अंदर रिलीफ दिया जाए। हमारे जो चेयरमैन सराज कासिम तेली साहब ने 12 कल हमारी डे बिफोर यस्टरडे हमारी आर्मी चीफ से भी इस सिलसिले में मुलाकात हुई थी। हमने वहां पर भी रिक्वेस्ट की है और आई होप कि कल एक हम बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान एक बहुत अच्छा पैकेज लेकर आएंगे जिससे कराची की डेवलपमेंट में और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। ठीक है, आप तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा मजीद बात करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल एक जानिब बेहतरी की है तो दूसरी जानिब इस वक्त तिजारती पॉलिसी का फुकदान है, ये कितना बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बिजनेसमैन पर, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अच्छी बात हुई पाकिस्तान के लिए, अच्छे अशारिये और मईशत के हवाले से अच्छे अशारिये, कुछ कराची के पैकेज से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी पूरी वहाँ पर जो उम्मीदें लगाकर बैठी है, शाहिद इस्माइल साहब ने वो बता दी हैं। मेरे साथ गिलगित के हवाले से भी बात करने के लिए आज कुर्बान साहब मौजूद है। कुर्बान साहब, आपने शुरू में कुछ जिक्र किया टूरिज़म के हवाले से, गिलगित के हवाले से, डायनामिक्स के हवाले से गिलगित के। सर, क्यों गिलगित में एक लंबे अरसे से सिर्फ टूरिज्म पर बेस किया जा रहा है? कोई और कारोबार ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त और ज़रखेज़ है गिलगित बल्तिस्तान, तो क्यों नहीं फिर ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत टूरिज्म से भी की जाती? जी बिल्कुल खोकर साहब, आपकी बात बजा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौक़े तो बहुत ज़्यादा हैं। आप ड्राई फ्रूट की बात करें, आप मिनरल्स एंड माइनिंग की बात करें, आप जेम स्टोन की बात करें, सबसे पहले इशू है पावर का। जब तक आपका पावर नहीं होगा कोई इंडस्ट्री आपका नहीं लग सकता। और हम पाकिस्तान के अपने बिजनेस कम्युनिटी को फेडरेशन के थ्रू हम कई दफ़ा दावत दे चुके हैं, इंटरेस्ट भी जाहिर करते हैं। जैसा अभी एक कराची का एक बड़ा बिजनेसमैन ने वहाँ कोई पैकिंग का प्लांट लगा रहा है, कोई 1.5 अरब रुपये इन्वेस्ट कर रहा है वो। तो इस तरह मौक़े तो बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ जो पावर का जो इशू है, जब तक वो हल नहीं होगा, प्रॉपर हाइड्रो पावर है वहाँ, कोई डैम का बिजली नहीं पैदा होती है, तो उसका ये बारिशों की वजह से वो बिजली पूरा नहीं हो सकती। गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पानी की कमी की वजह से। तो मौक़े तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सर, क्या पिछली गवर्नमेंट जो गिलगित बल्तिस्तान की अपनी रही, उसने कोई काम किया पावर सेक्टर के लिए? क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो, और फिर बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से तो मैं ये देखता हूँ, मैं खुद विज़िट करके आया हूँ, बड़ा दुनिया भर से सयाह वहाँ आते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि हम पाकिस्तान के लिए वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। नहीं, पिछले गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की। सी पैक के अंदर 100 मेगावाट कराकुरम रन ऑफ द रिवर JCC के अंदर वो मीटिंग में भी मतलब इस वक्त भी प्रोसेस है, फाइनल नहीं हुआ। 80 मेगावाट फंडर है, वो भी अभी तक मुकम्मल उसके अंदर। हम तो चाहते हैं सी पैक
गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है और अक्सर हमारी गिला रहती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो गवादर से बात शुरू की जाती है। सी पैक का गेटवे गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक, हमारी गुजारिश है जो भी गवर्नमेंट हो फेडरल में, आप बुनियाद से शुरू करें। जो सी पैक का हमें खुशी है, अभी चाबहार तक एक्सटेंड हो रहा है, फ्यूचर में अफ़गानिस्तान तक ये जाएगा, तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है। और फेडरल गवर्नमेंट से हम तवक्को भी रखते हैं, इमरान खान साहब से, कि वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कोई ना कोई पैकेज देंगे। हम इस वक्त हम सबसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो दुनिया लोग कहीं से सोचते हैं कि जी हम उधर जाएंगे, यहाँ हम तो पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाले हैं। आपने विज़िट किया गिलगित बल्तिस्तान में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान के झंडे नजर आएंगे शहीदों का। बिल्कुल ऐसा है सर। मैं तो 23 मार्च पर वहाँ था, तो बड़ा मुझे मज़ा आया वो देखकर। तमाम तर सिचुएशन बड़ी खूबसूरत थी पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ पर बड़ी तकारीब मुनक़िद की जा रही थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप सर। मैं एक चीज़ ज़रा एहसन मेहंती साहब से फिर आपके पास और शाहिद साहब के पास भी जाता हूँ। एहसन साहब, सर एक जानिब बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, हम अपना इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल कर लेते हैं सर। दूसरी जानिब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा अभी तक काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार है। एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरह बड़ी नहीं हैं। फिर जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, जाहिर है कि वो अपना बिजनेस भी करती हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपने भी उम्मीद जाहिर की कि 50,000 इंडेक्स जा सकता है, 50,000 तक लंबा अरसा वहाँ पर सस्टेन भी कर सकता है? क्या इतनी कैपेसिटी है स्टॉक मार्केट की इस वक्त? देखिए, मामलात जो हैं वो हमने देखने हैं सर्कुलर डेट के। इस वक्त अगर एक माह के अंदर 538 बिलियन हमने देखा कि ये हमें डेटा रिसीव हुआ है। रिसेंटली 50 बिलियन से सर्कुलर डेट पर मंथ अगर बढ़ता है, और जाहिर है हमने ये डेटा को आगे भी देखना है कि जो हमारे मामलात हैं सर्कुलर डेट क्राइसिस को लेके, जो हमारे इस वक्त इश्यूज नजर आ रहे हैं आईपीपी टैरिफ को लेके, कि इलेक्ट्रिक के अपने मामलात हैं कि वो उसके टैरिफ जो है इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट डेटा हमारे पास 20% जो है वो एक्सपोर्ट हमारा गिरा है लास्ट मंथ। आई थिंक कि ये सारी चीज़ों को जो है वो हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। इस वक्त जो मामलात हैं इंटरनेशनल मार्केट के भी अनसर्टेन है। कोविड का स्टेज 2 चल रहा है। आई बिलीव कि ये जो पाकिस्तान का डेटा भी थोड़ा बहुत जो है वो हम देख रहे हैं कि इफेक्टिवली हमें भी अब नजर आ रहा है कि दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे। तो ये हम जो मामलात हैं, अब ऑयल प्राइसेस भी हमने देखा इंटरनेशनली गिरी हैं, लोकली ऑयल प्राइसेस मुस्तकम हो गई हैं। ये सारी चीजें ऑयल सेक्टर के लिए भी कोई इतनी इंप्रेसिव जो है वो मामलात नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इस वक्त जो है मार्केट के अंदर डिस्काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट का गिरना, फिर इसके बाद सर्कुलर डेट का होना, उसके रेजोल्यूशन अभी नहीं, फिर रुपी इंस्टेबिलिटी। हम देख रहे हैं कि जाहिर है ट्रेड बैलेंस इस वक्त हमारा मौजूद है, बट सीपैक प्रोजेक्ट्स को कैरी करने के लिए हमें काफी हद तक जो है ट्रेड बैलेंस को पर जो है उसका इम्पैक्ट आ सकता है। हमारी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना मशीनरी वगैरह एक्सपोर्ट के लिए जब हमारे ऑर्डर्स आते हैं तो उसके लिए मशीनरी इंपोर्ट के लिए भी जो है वो डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इस वक्त डिस्काउंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त भी हमें प्रेशर नजर आ रहा है। और आने वाले वक्तों में काफी मुश्किल होगा कि इसी लेवल पर हम सीपीआई इन्फ्लेशन को जो है 8.2 का ही डेटा हमें आए और सीपीआई को हम 7 इंटरेस्ट रेट को जो है जो पॉलिसी रेट होता है उसको 7% पर मुस्तकम कर सकें। अगर पॉलिसी रेट के अंदर कोई इंक्रीज आता है जिसको हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, 2% से अगर पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब है कि जो 10% तक अगर जो है वो हम देखते हैं पॉलिसी रेट अगर आ जाता है, तो फिर इसी मार्केट के अंदर जो हम इस वक्त 52,000 तक नजर आ रही है वो हमें नजर आ सकता है कि इन्हीं लेवल्स पर अराउंड जो है वो सस्टेन हो। अच्छा, मैं चाहूंगा एहसन साहब इसमें एक चीज और भी ऐड कर दें। ये जो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि सेविंग सर्टिफिकेट्स में बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से थी, यकीनी तौर पर उनका मुनाफा बढ़ता है। अब अगर कम होता है तो आपको कहीं ये लगता है कि उसमें से लोग पैसा निकालेंगे? देखिए, बिल्कुल इसके साथ हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट था इन्वेस्टर का वो काफी कम हो गया था जब पॉलिसी रेट 7% पर आया था, और जाहिर है नेशनल सेविंग की रेट के अंदर भी इसी तरह से 50% तक कमी आई थी। तो जाहिर है इन्वेस्टर इंटरेस्ट रिलेटिवली कम होता है, और जाहिर है अब हमने देखा है कि दोबारा से जो है वो नेशनल सेविंग की रेट के अंदर जो है वो इंक्रीज आया है, और जब इंक्रीज आता है तो फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट आती है। तो आई थिंक कि अगर रेट को हम कम करते हैं तो इंटरेस्ट कम होगा, और जाहिर है रेट को हम बढ़ाते हैं तो अब दोबारा से इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और हमने देखा है कि लास्ट वीक भी जो है नेशनल सेविंग की रेट के अंदर पॉजिटिव रिविजन हुआ है, बट
जो हमने इन्फ्लेशन डेटा देखा 8.2% का, ये दो चीजें इंडिकेट कर रही हैं। एक तो एसपीपी की जो टारगेट था 8.5% का वो अचीव हुआ है, और फिर इसके बाद जो पॉलिसी रेट के अंदर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो शिफ्ट आ सकता था इस महीने, पॉलिसी रेट बढ़ भी सकता था और बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी तेजी भी देखी गई, वही बैंक्स में आज प्रेशर के अंदर है, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि एसबीपी पॉलिसी जो है अफर्म रहेगी। पॉलिसी रेट के अंदर इमीडिएट जो है वो इंक्रीज के चांसेस नहीं है, बट मीडियम टर्म के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट कि जो इन्फ्लेशन 8.5 को या 9 को दोबारा टच करेगा, तो पॉलिसी रेट के अंदर काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो 10% तक दोबारा जाएं। अगर वो 10% तक पॉलिसी रेट जाता है किसी भी माह के अंदर, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर भी हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होने चाहिए, उस सूरत के अंदर मार्केट में हम प्रेशर देख सकते हैं। ठीक है शाहिद साहब, ये बताएं आईटी सेक्टर की आपने हमसे बात की सर, पिछले साल 2018-19 में 4.1 बिलियन डॉलर के करीब रेवेन्यू अर्न किया आईटी सेक्टर ने, ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी। 2020 के लिए इससे डबल कहा जा रहा था, हालांकि इससे डबल होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि जब लोग कोविड-19 में अपने घरों पर थे तो वाहिद आईटी सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। शाहिद साहब जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। अरसलान भाई, इसके अंदर देखिए हमारे आईटी से दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको प्रोटेक्शन है तो वो हमारा आईटी सेक्टर। अभी हम 1 बिलियन पर गए हैं, मैं समझता हूँ इससे कहीं ज्यादा हमारे पास गुंजाइश है। इस सिलसिले में मेरी सजेशन ये है, और मैंने हमारे एंड पे हमारा जो पाशा यहाँ पर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर है, उन्होंने भी कोशिश की है कि एक हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिया जाए जो कि एक फ्री जोन हो। जिस तरह आपने दुबई में देखा है, दुनिया में इंटरनेट सिटीज हैं जो कि वन विंडो ऑपरेशन करें, वहां पर जितने भी ये बॉटल नेक्स हैं, डिपार्टमेंटल बॉटल नेक्स हैं, सब खत्म कर दिए जाएं। आप बिलीव करें कि जिस दिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अगर आप बना देते हैं, आपकी आईटी की इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा, आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक मैं समझता हूं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो इस वक्त आईटी की फील्ड से हैं, उनको एक बहुत बड़ा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी इनकम होगी, और ये हमारे स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। नंबर 2 ये कि अभी बात कर रहे थे, एक बात बताना चाहूंगा, सर्कुलर डेब्ट के हवाले से आपने अभी बात की। देखिए, सर्कुलर डेब्ट्स की बेसिक रीजन क्या है कि जो हमारे 3-4 व्हाइट एलिफेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक हम पर स्टिग्मा बने हुए हैं। आपकी इमरान खान की पॉलिसीज में था, और ये कई सालों से ये है, और ये अगले कई सालों तक चलते रहेंगे। मेरी ये समझ में नहीं आता कि व्हाई डोंट वी आर गोइंग फॉर द प्राइवेटाइजेशन फॉर दीज व्हाइट एलिफेंट डिपार्टमेंट्स। इसको पहली फुर्सत के अंदर जो है, मैं समझता हूं कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए, ताकि ये जितने भी देखें, जितना भी सर्कुलर डेब्ट है, ये सारे व्हाइट एलिफेंट डिपार्टमेंट्स है। रेलवे हो गया आपका, पीआईए हो गया आपका, स्टील मिल हो गया, आप उन तमाम डिपार्टमेंट को आप प्राइवेटाइज कीजिए और आप इस स्टीग्मा से निकलें। इसी तरह जिस तरह ट्रेड बैलेंस की अभी आपने बात की, तो ट्रेड बैलेंस के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए। सिर्फ टेक्सटाइल ठीक है हमारा मेन एक्सपोर्ट का है, लेकिन लोकल भी हमारे पास एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं चीजों की। आप लोकल इंडस्ट्री को, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को, आपकी टेक्सटाइल के साथ आप दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जिस तरह किया है, तो आपकी और बहुत सारी है, मार्बल की इंडस्ट्रीज है, आपकी फूड इंडस्ट्री है, उन सबको भी प्रमोट किया जाए। बिल्कुल ठीक है, प्रोसेसिंग प्लांट्स की तरफ भी हमें जाना चाहिए, ज़राअत के मामलात पर भी जाना चाहिए, इंजीनियरिंग सेक्टर पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी और बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो इस पर ज़रा बात करके भी देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कुर्बान अली साहब, शाहिद इस्माइल साहब और एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद है। कुर्बान साहब, सर ये बताएं, पावर की आप बात कर रहे थे, दियामीर भाषा डैम बन रहा है, वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को लगती हैं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? उसको भी कितना टाइम लगना है? वहाँ पर क्या कुछ बेहतरी हो सकती है? उससे क्या उम्मीदें बांध रखी हैं?
नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उसके ऊपर। दियामर बादशाह डैम बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में एक तो पावर की कमी नहीं पूरी हो होगी, जाएगी। सही। दूसरा गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी लोग हैं रोज़गार के हवाले से, मैंने एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ यही कर रहा हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट कितने जॉब दे सकती हैं, तो ये दियामर बादशाह डैम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि लोगों को ट्रेन करे, टेक्निकल लोगों को। अगर टेक्निकल लोग तैयार नहीं होंगे डैम के तैयार होने तक, तो वो फिर काम काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है वहाँ, और वहाँ तकरीबन 5000 मेगावाट पावर तैयार और जनरेशन होगी, और इसके लिए कम से कम 6 साल का वक्त लगेगा, 6 से 7 साल तक। तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं, और डैम बनने के बाद उसकी रियल्टी भी मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप मार्बल की फैक्ट्री, दुनिया के मशहूर तरीन मार्बल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ग्रेनाइट मौजूद है, वहाँ पे कॉपर की मौजूद हैं, हम सोने के कानून के ऊपर भूखे सो रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर यहाँ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दें, जितना बलूचिस्तान में उससे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहाँ के लोग भी ज़्यादा वो चाहते हैं कि यहाँ इसके ऊपर काम हो, और वहाँ लोकल लोगों को रियल्टी मिल जाए। पॉलिसीज़ पहले भी नहीं बनी, और गुज़श्ता गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की, मगर आवाम के उसके मुताबिक अभी तक पॉलिसी नहीं बनी। खान साहब ने वहाँ जाके वादे भी किए, विजिट भी किए, क्या कुछ हुआ है? नहीं, खान साहब ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर टूरिज़म के ऊपर उन्होंने बात की, टूरिज़म के लिए। तो हम चाहते हैं टूरिज़म को के ऊपर सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर पैकेजेस दिया जाए, लोगों को, छोटे छोटे कारोबारियों को लोन दिया जाए, और वहाँ के लोकल लोगों को इसके ऊपर फैसिलिटेट किया जाए, तब जाके होगा। और माइनिंग के ऊपर उनको खुसूसी वहाँ और टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए गिलगित बल्तिस्तान को। अगर आप उसको टैक्स फ्री जोन करार देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में रोज़गार भी और टूरिज़म के हवाले से भी और माइनिंग और मिनरल के हवाले से बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। तो मेरी आपके चैनल के वसादत से मौजूदा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि वो गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी तबके को और स्पेशल कोई पैकेजेस दिया जाएँ, वरना कोविड की वजह से आपको पता है कि 6 महीने से लोगों ने, ये बहुत बुरे हालात हैं, ठीक आपको पूरे पाकिस्तान के हालात हैं, मगर गिलगित पाकिस्तान में फिर भी बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। मगर गिलगित बल्तिस्तान में आपका टूरिज़म और ट्रेड, ये चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, ये बॉर्डर अभी इस दफ़ा, पहले वो चाइनीज़ से हम कह रहे थे कि जी उधर से आ रहा है, बाद में हमारे यहाँ जब कोविड बेहतर हो गया तो फिर चाइना साइड पे बंद हो गया। तो इस हवाले से हमारे अरबों का, लोगों का माल फंसा हुआ इस वक्त भी। पिछले नवंबर के कंटेनर हमारे तकरीबन 200 कंटेनर फंसे हुए हैं, और वो लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। तो इसके ऊपर हमारी कोशिश है, और मुख्तलिफ फोरम पे हम बात करते हैं, फेडरेशन के वसादत से भी, और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम चैम्बर्स हैं, हम मिल के भी हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। हमारी कोशिश है कि हम इसको बॉर्डर को कोशिश करें कि इसको मतलब 12 महीने खुला रहा है, ठीक है, ताकि ट्रेड के लिए आसानी हो, बेहतर हो, लोगों का कारोबार चले, और फिर पूरे पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो। शाहिद इस्माइल साहब, सर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पहले बात कर रहे थे, आईटी की कुछ बात आपसे की, रेमिटेंसेस सर्विसेज सेक्टर से हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सर जो एक्सपोर्ट है हमारी, वो बढ़ाने के लिए आईटी सेक्टर के ऊपर तवज्जो देना तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, जो कि अभी तक पॉलिसी मैं तो नहीं देख रहा, शायद आपने कोई देखी हो। वज़ीर आज़म साहब आते हैं तो क्या चेंबर ऑफ कॉमर्स इस पर भी बात करेगा वज़ीर आज़म साहब से कि आप ज़रा के इलेक्ट्रिक के टैरिफ्स देखें और फिर के इलेक्ट्रिक की सर्विसेज देखें, तो टैरिफ्स और सर्विसेज की वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री वैसे ही तबाही का शिकार है। अरसलान भाई, बिल्कुल कल हमारे सराज कासिम तेली साहब से उनकी अगर मुलाकात होती है, ऑलरेडी पूरा एक एजेंडा बनाया है। इसमें जो मैं आपसे जो आपके बताना चाहूंगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग है वो इस वन ऑफ द हाईएस्ट है। जो हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट है, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो या चाहे वो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारा आप बिजली का टैरिफ देखें हमारे रीजन में वन ऑफ द हाईएस्ट है। हमारा आप बिलीव करें कि कराची जो कि मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है, वो पानी भी खरीद कर जो है यूज कर रहा होता है,
वेयर एज बांग्लादेश में और दूसरे एज कंपैरेटिवली इंडिया में ये चीजें नहीं है कि पानी भी खरीद कर इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह हमारे गैस के हैं, दूसरे यूटिलिटी चार्जेस हैं। तो जब तक आपने ये जो पॉलिसी की बात की कि जब तक एक प्रॉपर पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाए, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारी रिड्यूस किया जाए, उस वक्त तक जब तक ये इंसेंटिव्स ये चीजें नहीं होंगी आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि कंपैरेटिवली जब हम हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग और चाइना की कॉस्ट ऑफ डूइंग को हम कंपेयर करते हैं तो हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर सेकंड ये है कि उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल स्टैब्लिश्ड है। वो अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो मिलियन पीसेस के अंदर बनाते हैं, वेयर एज हम थाउजेंड्स के अंदर बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल स्टैब्लिश्ड है, उनके घर के अंदर अपना रॉ मटेरियल मौजूद है, उनको उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको रिबेट्स दिए जाते हैं, जिस और विच इज आर नॉट बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ना आपका वो इंजीनियरिंग की हो गई या दूसरी कोई भी इंडस्ट्री हो गई वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है सिवाय टेक्सटाइल के। जब तक आप प्रॉपर पॉलिसी वाज़ेह नहीं करेंगे, जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। शाहिद साहब, एक और चीज़ जो इस वक्त इंडस्ट्री, हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तो चले बात कर ही रहे हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, कराची में गारमेंट्स फैक्ट्रीज़ हैं, दीगर छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी सूरत हाल बड़े लंबे अरसे से बहुत ख़राबी का शिकार है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उसके लिए भी कोई बात सोची जा रही है? बड़ों के लिए तो सारे ही सोच रहे होते हैं। कराची चैम्बर का हमारे जो सराज कासिम तली साहब का सबसे पहला हमारा हम एम्फेसाइज ही जो है एसएमईज पर करते हैं। देखें, एसएमईज जो है वो बैकबोन होती हैं। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो एसएमईज भी बना रहे होते हैं और वो बेस्ड है हमारी पूरी इंडस्ट्री का। हम बिल्कुल उसके ऊपर एसएमईज के लिए खास तौर पर उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग के लिए, उनके लिए इंसेंटिव्स के लिए कि कोई हमें के इलेक्ट्रिक के अंदर हमें रिलीफ दिया जाए, हमें कोई दूसरी जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग की जो है ना हमें रिडक्शन दिया जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इस्माइल साहब, वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे। कुर्बान अली साहब, आपका भी शुक्रिया। साबिक नायब सदर FPCCI एहसन मेहंदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे। पीर के रोज़ फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।